Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today is the second video lesson on the work energy and the power. In the previous video lesson, I have given you the basic understanding of the work and I have also discussed a couple of numericals I believe है ना on that. हमने देखा था कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है और जीरो कब होता है. एक दो इलस्ट्रेशंस किए थे, अब थोड़ा और हम लोग करेंगे और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे. And I believe all the questions over there were on the constant force. इस केस में आज की क्लास में हम लोग कुछ वेरिएबल फोर्स के भी एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे. ठीक है जी, तो चलिए. अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके आई बटन में भी. आप उसको देख लो, फिर इसको आना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. बढ़िया, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं ना जी. कुछ और केसेस देखते हैं. एक तो बहुत प्रोमिनेंट केस है जो हमारा ग्रेविटी को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर देखते हैं ना. अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं. लेट अस सपोज मैंने बोला राहुल को, राहुल बच्चे आपके पास एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है, आप इसको उठाओ और जो फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस है, लेट सपोज कि उसका जो हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर है वो कुछ भी रख लो. आप कितना रख लोगे? कुछ 5 मीटर को रख लो और क्या 5 मीटर हाइट, आप वहां पे इसको रख दो. ही वाज लाइक ओके ठीक है सर, बहुत काम करवाते हो, चलो रख तो देता हूं, बट मैं ना घूम फिर के रखूंगा. वो क्या किया, वो ही टुक दिस ब्लॉक और पूरा अपने फ्रेंड के यहाँ गया, घुमा फिरा, यू नो कुछ भी मतलब गया, आइसक्रीम खाया और वापस आकर फिर वो इसको रख देता है. मैंने बोला चलो अच्छा है. आई टोल्ड मे बी दिस टाइम, मैंने राहुल को बोला राहुल इसको ऊपर रख दो. ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट गाय. वो बोला ठीक है सर. उसके पास कहीं जाना था, ही हैड सम वर्क टू डू. वो फटाक से सीधा इसको उठाया और यहां पे रख दिया. अच्छी बात. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, इज द वर्क डन बाय राहुल एंड रोहन, क्या दोनों सेम है? एंड इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन दीज टू केसेस सेम है? अब हम उसको देखते हैं ना जी. तो थोड़ा समझते हैं. पहले तो हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं. अच्छा, राहुल का देख लो पहले ना. राहुल का पाथ इज वेरिएंट, यू नो कुछ अलग अलग पाथ है. कभी लेट्स सपोज कि थोड़ा इसको और डिस्क्रिप्टिव आपको थोड़ा इजी से समझाते हैं. वो ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, यू नो ऐसे वैसे घूमते फिरते वो गया है ना जी. तो कुल मिला के देखेंगे कि चलो इसको भी ऐसे कर दो, ऐसे गया, ऐसे गया ना. तो राहुल का ऐसे वो घूम फिर के गया, तो डेफिनेटली राहुल वुड हैव टेकन मोर टाइम. आराम से घूमते फिरते गया है तो कुछ टाइम ज्यादा ले रहा होगा. बट एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस केस, इन द प्रीवियस क्लास लेसन, कि वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. हाँ, वर्क फ्रेम पे डिपेंड जरूर करता है. आई थिंक मैंने आपको लगता है उस केस में नहीं बताया कि वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट थिंग, है ना. वर्क डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम. वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम. एक एग्जांपल से पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे आएंगे ना. अच्छा चलो ऐसे देखते हैं कि एक इंसान यहां पे वो अपने आराम से इसको देख रहा है ना, ऐसे खड़ा है. लेट्स सपोज दिस इज पर्सन ए और एक और पर्सन है जो कि मान लेते हैं कि हम लोग है ना, अब किसी भी केस में हो सकता है, वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कहीं भी हो सकता है. बेसिकली हम लोग फ्रेम का बात करें कि फ्रेम पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं, है ना. तो लेट्स सपोज कि ऐसा कुछ है ना. एक इंसान है जो कि लिफ्ट में है ना. इसको हटा दो. एक इंसान वो लिफ्ट में जा रहा है ना. एक इंसान वो लिफ्ट में जा रहा है. दिस वन मोर गाय हु इज गोइंग इन द लिफ्ट. ये किसी लिफ्ट में ऊपर मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है वो. अच्छी बात. लेट अस सपोज एक ब्लॉक है यहां पे, दिस अ ब्लॉक, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रखा है फ्रॉम हियर टू हियर, यू नो ऐसे ऐसे कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका हो रखा है. अच्छा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसको थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं. हम इसको क्वेश्चन में इस चीज को यूज करेंगे. आई एम गोना यूज दिस इन द क्वेश्चन. आपको सिंपल समझाते हैं कि फ्रेम पे डिपेंडेंट कैसे होता है. एक सिंपल सा सिचुएशन ले लो बच्चों. ऐसे एक रेलगाड़ी है ना, और इस पे दो इंसान है. एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना जी. नाउ लेट अस से दैट कि एक ब्लॉक है, वो यू नो आपके उस ट्रेन पे मूव कर रहा है, कहीं दाएं बाएं मूव कर रहा है ना. तो लेट अस सपोज कि उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ, इसको पोजीशन वेक्टर मान लो, कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ s है फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम.
इसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम दिस ऑब्जेक्ट ए क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो इफ दिस पर्सन, अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं कि वर्क करने के लिए उस फोर्स को उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना ही है। अब बात समझ रहे हो गोइंग टू से ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं कि द वर्क डन बाय वन फोर्स नीड टू बी in such a way that that force is creating the displacement। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर फोर्स को काम करना है अगर तो वो ही रीजन हो उस ब्लॉक में उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्प्लेसमेंट किसी और अदर फोर्स के कारण भी हो सकता है जो कि हम लोग अभी इस एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो लेट अस सपोज कि इस पे कोई और भी फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम इसको मान लेते हैं। अब वो ये कर रहा है वो कर रहा है उससे मेरे को कोई फर्क पड़ता है नहीं, इसमें कुछ फोर्स है, कोई अदर फोर्स है जो इसको डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट कर रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है कि भैया वर्क क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है, डज इट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, क्योंकि फ्रेम का मतलब क्या है जहां पे ऑब्जर्वर है ना, ऐसा नहीं कि फ्रेम हमेशा वो लिफ्ट ही हो या फिर बोट हो या फिर कुछ हो ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फ्रेम इज ऑल अबाउट कि भैया वो जो ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं, है ना, बहुत अच्छे। तो इफ आई लुक इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए से देखते हैं, फ्रेम ऑफ ए से इफ आई ऑब्जर्व द थिंग देन द वर्क डन शुड बी गिवन एज व्हाट, फोर्स जो भी इसका है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बात समझ रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वर्क डन बाई आपका ए होगा। एट द सेम टाइम वर्क डन अगर हम बी के देखेंगे, फ्रॉम बी का फ्रेम से देखते हैं, that should be force into the displacement of the object with respect to the frame B. Now what I'm trying to indicate over here is कि work done depends upon the frame because displacement उस frame के respect में कितना है उस पर work done depend करता है। एक simple सा illustration है, एक just an example, इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मैं उसमें आपको करवा के दिखाता हूँ। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि सिंस द वर्क इज डिपेंडेंट अपॉन दिस डिस्प्लेसमेंट बेस्ड ऑफ द ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द फ्रेम ए एंड ऑन द फ्रेम बी, सो इट मींस द वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो टाइम इररिलेवेंट होता है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, हम इस पर और भी चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल तो इतना समझ लो आप कि वर्क जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। मेन मुद्दा हमको समझाने का वही अभी था, है ना। चलो इसको थोड़ा हटाते हैं और इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो बच्चा है ये ऐसे घूम फिर के आ रहा है, अपने ऐसे ऐसे आ रहा है। अच्छा लेट अस सपोज एक इंसान है, उसके माथे पे मैंने एक बोझ लोड रख दिया है ना, बोझ मतलब वो बोझ नहीं जो आप समझ रहे हो, बोझ मतलब लोड, है ना। एंड आई हैव आस्क्ड हिम कि तुम यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाओ, जो कि उसी प्लेन में है, उसी हॉरिजॉन्टल लेन में है बच्चा, है ना। तो इंसान जो है वो यहाँ से आराम से यहाँ तक आ गया और लेट्स सपोज कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ही हैज कवर्ड और इसके माथे पे लोड अभी भी है जिसका मास मान लो कुछ भी 5 kg मान लेते हैं, मास अभी भी उसका 5 kg ही है। अब इसने तो बोला भैया मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड नाउ, अब बस हो गया, आई कैन नॉट मूव फर्दर। मैंने बोला तुम तो कुछ काम किए नहीं हो। बोला क्या फालतू बकवास करते हो सर, मैंने तो यहाँ से ब्लॉक को फ्रॉम दिस प्लेस टू मैंने दिस प्लेस तो ला दिया है, मैंने काम किया है। मान लो ठीक है, मैं भी गलत प्रूफ करता हूँ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आई टोल्ड हिम कि तुम्हारे माथे पे लोड था और अगर तुम्हारा गर्दन नहीं होता, माथा नहीं होता तो ब्लॉक नीचे गिर जाता। इसका क्लियर से मीनिंग है कि इफ आई लुक एट दिस ब्लॉक, इस पे जो फोर्स था बाय द हेड ऑफ द मैन वो ऊपर की ओर था और इसका जो mg था वो नीचे की ओर था एंड द ब्लॉक वाज नॉट फॉलिंग बिकॉज फोर्स वाज इक्वल टू mg। वो जो फोर्स बाय द मैन वाज काउंटरिंग द वेट ऑफ द ब्लॉक और इसको स्टिल रख रहा था ऑन एट दिस पर्टिकुलर लेवल उसके माथे पे। इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहां है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट अज्यूम करके। इसका डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ जो कि 2 मीटर का है। सिंस फोर्स इज कांस्टेंट तो अपने को वर्क डन निकालने में कोई मुश्किल होने वाला है नहीं, है ना। तो आपका फोर्स वेक्टर इस तरफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, तो जो आपको वर्क डन होगा बच्चों दैट इज गोना बी हाउ मच, F वेक्टर डॉट S वेक्टर बीइंग फोर्स कांस्टेंट। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो जी इसको लिख सकते हो Fs cos ऑफ थीटा। अच्छा थीटा होता क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री,
कॉस 90 कितना होता है 0, हो गया ना 0। इंसान बावला हो जाएगा यार, इतना काम किया फिर भी बोल के 0 काम किया। तो फ्रॉम दिस लॉ इसने 0 वर्क किया। आगे बढ़िया, एक और सिचुएशन देखते हैं। अब वही इंसान बोला इस बार तो चला मैं आगे की ओर जाऊंगा नहीं, आप मेरे से काम करवाना करवा लो, बट मैं नीचे से इस ब्लॉक को छत पर रख दूंगा। मैं बोला चलो ठीक है भैया रख दो। तो इंसान ऐसे ऐसे आया, सीढ़ी चढ़ा और छत पे चला गया। तो लेट्स सपोज कि हियर इज द टेरेस, यहाँ पे वो अपना है। तो इसने क्या किया, ही हैज मेड अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की ओर कुछ 2 मीटर का मानकर चलो ऐसा किया है ना। तो सेम सिचुएशन है, फोर्स नीचे की ओर है और इंसान उसे फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है ताकि ब्लॉक जमीन पे बूम करके गिर न जाए ना जी। अच्छी बात है। इस केस में क्या हो रहा है, अगर इस हम ब्लॉक का एफवीडी देखते हैं तो mg नीचे की ओर है जी इस पे, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स इंसान लगा रहा है इसके ऊपर वो ऊपर की ओर है। अच्छा, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हाँ हॉरिजॉन्टल है इस केस में, यहां से यहां आया फिर ऊपर गया, बट हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल में वर्क डन कितना होता है 0, रीजन इज एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस केस में वर्क डन कितना हो गया जी 0 हो गया, तो अपने को कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब यहां से ऊपर गया है ना, यहां से ऊपर गया, अगर 2 किलोमीटर बाद जाकर भी ऊपर जाता तो उस 2 किलोमीटर के लिए वर्क डन शुड हैव बीन 0। तो अल्टीमेटली वर्क कहां पे करेगा, ओनली इन दिस सेगमेंट। अब देखते हैं होता है कि नहीं, वो तो बात की बात है, बट इस सेगमेंट में तो वर्क डन बच्चों कितना है 0। अब यहां से ऊपर गया जी है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है और फोर्स भी उसी तरफ लगाया जा रहा है बाय द मैन। तो बच्चों एंगल कितना हो गया इन दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री, मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा एफ एस कॉस 0 तो 1 होता है। अच्छा लिख लो कॉस 0 डिग्री, मन को शांति मिलेगा जी। तो फोर्स कितना लगा रहा है, अगर वो 5 kg का है तो 50 न्यूटन फोर्स लगाना होगा। डिस्प्लेसमेंट 2 है, कॉस 0 1 है, तो लो ए बी लिख लो। इस केस में उसने 100 जूल का काम किया एंड ही वाज लाइक मैंने काम किया चलो पेमेंट करो, है ना। अच्छी बात है। तो डिफरेंस क्या दोनों में हमने देखा, द डिफरेंस दैट वी सॉ इन दीस टू केसेस की इस केस में एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 डिग्री था तो वर्क डन हो गया 0, और इस केस में एंगल 0 डिग्री है तो वर्क हो गया एफ इसके बराबर। इसका मतलब कि आप हॉरिजॉन्टल में जहां दुनिया के उस कोने पे भी चले जाओ, अगर उसी लेवल पे हो, हाँ दुनिया के उस कोने में नहीं होगा, अर्थ कर्व है वो नहीं होगा, ठीक है। चलो मान के चलते कि फ्लैट जमीन पे किसी ग्राउंड में छोटे से जगह पे वो फ्लैट हॉरिजॉन्टल पे जा रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। किसके कारण, बाय द मैन। अभी ग्रेविटी को हम बीच में लाए भी नहीं है, अभी धरती माता को हम लोग बीच में इन्वॉल्व नहीं किया। हाँ इस केस में धरती माता को इन्वॉल्व करना है। तो इतना समझाने के बाद आप लोग आंख बंद करके बोल दोगे सर हॉरिजॉन्टल में वर्क 0 वर्क 0 वर्क 0 वर्क 0। तो भैया ये जो काम किया है बच्चा वो कहाँ काम किया, तो इसका जो काम काउंट होगा द वर्क दैट इज गोइंग टू बी अंडर द कंसिडरेशन वो तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क 1 वर्क 2 और वर्क 3, और इसका जो वर्क है वो इसी डायरेक्शन में सीधा अपने को काम कर जाएगा। लेट्स सपोज इसका वर्क हम W मान लेते हैं, किसका, राहुल का वर्क सीधा नीचे से ऊपर। क्वेश्चन याद है ना, क्योंकि बीच में बहुत कुछ आ गया, क्वेश्चन रिकैप कर दे रहे हैं। राहुल इस ब्लॉक को सीधा यहाँ से यहाँ ले गया था और जो हमारा रोहन है वो ऐसे घूम फिर के ऐसे गया था। तो वर्क डन, अच्छा राहुल रोहन दोनों एक ही हो जाएगा ना, राम और राहुल रख दो तो राम और, अरे यार फिर तो ही हो जाएगा, क्या ही बेवकूफ़ी है। चलो मैं ही अपना नाम रख देता हूँ अभिषेक, है ना। तो वर्क डन बाय अभिषेक, वो चलो मैं ही घुमक्कड़, ये अभिषेक ने किया और ये राहुल ने किया ना जी। तो वर्क डन बाय अभिषेक कितना हो जाएगा, इतना वर्क डन। कुछ भी हाइट मान लो, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो और इसको h3 मान लो, बट इतना तो क्लियर है कि h1 प्लस h2 प्लस h3 h के बराबर होगा जो कि 5 मीटर है ना, h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो वर्क डन बाय द अभिषेक शुड बी, जितना फोर्स मेरे को लगाना होगा mg के बराबर फोर्स लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना mg, क्योंकि इसको हम लोग उठाना है, और h1 प्लस h2 प्लस h3 कर दिए जो कि टोटल 5 के बराबर है। तो 100 टाइम्स ऑफ 5 हमने काम किया कितना, 500 जूल का हमने काम किया बच्चों। अब इस राहुल का काम देखते हैं। राहुल इज अ स्मार्ट फेलो। राहुल ने क्या किया कि सीधा यहां से उठाया ऊपर लेके चला गया। m कितना हो गया 10, g हो गया 10 और हाइट कितना मूव करा 5। ओहो, हम दोनों ने काम कितना ही किया 500 जूल।
बट हम क्या किए, घूम फिर के बहुत ज़्यादा मेहनत किए, हॉरिजॉन्टल गए, इधर गए उधर गए, अपनी लाइफ पे लंका हम खुद लगाए हैं। बट इसने बोला तुम भाड़ में जाओ, मैं चला सीधा जहाँ पे मेरे को रखना है, I'm gonna drop it there। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकलता है, वर्क इन दिस केस व्हेन आई मूव हॉरिजॉन्टली 0 होगा 90 डिग्री के कारण, और वर्टिकल मूव करते हैं तो वो उतना ही होगा। दूसरी बात, हम वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? ब्लॉक में क्या है जो मेरे को उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है? तो ऑब्वियसली अगर इफ आई एम पुटिंग ऑन माय हेड, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू होल्ड इट बाय अप्लाइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। क्यों कर रहे हैं? क्या हम स्पेस में होते तो ऐसा ही करते हैं? स्पेस में माथे पर रहे न रहे वो ऐसे टंगा रहता है, सिंपल सी बात है ना जी। यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब हमारे धरती माता है, इसलिए वो अपने को कुछ न कुछ काम करने पर मजबूर कर रही है कि अगर माथे से हटाएं तो बूम। इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है। हाँ, ग्रेविटी खुद उसको लेकर यहां से वहां नहीं जा रहा है, बट उसको यहां से वहां जाने में रोकने वाला काम तो जरूर ही कर रहा है। तो अभी हम क्या बोल रहे थे आपको कि ऐसा नहीं कि वर्क डन हो बाय अ फोर्स तो वही फोर्स उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे। इवन दैट बॉडी फोर्स इज नॉट क्रिएटिंग द डिस्प्लेसमेंट, वर्क उसके कारण हम लोग कर सकते हैं फाइंड आउट। कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव। Let me repeat. If a force is not actually creating the displacement or the movement in the object, it does not mean that that cannot be doing certain amount of work. वो भी काम कर सकता है और उसका हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को हम ग्रेविटी के फ्रेम से देखते हैं, मतलब ग्रेविटी के कारण कितना काम किया गया, हम उसकी चर्चा करें तो जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो आपको समझ में आएगा और वो क्लियर हो जाएगा ना जी। चलो भाई जल्दी जल्दी साफ हो जाओ। देखो हम कितना काम कर रहे हैं, दिख रहा है ना? माई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मूविंग। हाँ, अलग बात है ना बोर्ड हिल रहा है ना कुछ हो रहा है, बट फिर भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है। तभी तो इसमें वेयर एंड टेयर आता है, तभी तो डस्टर पुराना होता है। अब बोलोगे सर वो तो फ्रिक्शन है। अब भैया फ्रिक्शन डेवलप क्यों हो रहा है? पहले क्लास में पढ़ा है। अगर किसी रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट है तो इसके बीच में फ्रिक्शन कुछ नहीं है। फ्रिक्शन वुड ओनली बी कमिंग, ओनली बी सीन, विल बी एक्सपीरियंस, और उसमें आएगा जब एक रिलेटिव मोशन का कुछ टेंडेंसी या फिर एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो, और उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स, है ना? याद नहीं है तो एक बार वीडियो फिर से देख लो, रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों, वरना भूलने की टेंडेंसी सब में होती है। आप हो, हम हो, चाहे कोई भी हो, भूलना तो सबको होता ही है। जस्ट लाइक कि हम दिमाग को बोलते हैं भूल रहे हो, ठीक है, मैं फिर से तुमको याद दिला दे रहा हूँ, भूलो मत, है ना? तो दैट इज कॉल्ड रिवीजन। रिवीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी मौका मिले, टाइम मिले, टाइम वेस्ट करने की जगह रिवीजन कर लो, है ना? अच्छी बात है। चलो कहानी को शॉर्ट रखते हुए इसको देखते हैं कि ग्रेविटी कितना काम कर रहा है। सो दिस ब्लॉक नीचे था, इस पे ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है। हम राहुल के केस को देखते हैं ना, अभी अपने अभिषेक के केस को बाद में देखेंगे। तो इस पे किसी ने फोर्स लगाया, किसने? राहुल ने फोर्स लगाया ऊपर की ओर। फॉर दैट रीजन द ब्लॉक मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर बाय अ डिस्प्लेस एंड मेड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना जी? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। बहुत अच्छे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है और फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ ना कुछ भैया वो चेंज होगा। अब बोलोगे सर इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है क्या? ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास यहां से घसक कर कहां गया? यहां पे आ गया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ना? तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ना? तो वर्क डन भी होगा। बिल्कुल होगा। फोर्स ऊपर की ओर है, चलो एफ डॉट एम जी कर लेते हैं, एफ डॉट एम जी। तो बच्चों फोर्स ऊपर की ओर है, ग्रेविटी नीचे की ओर है। एंगल बिटवीन दीज टू कितना हो गया जी? 180 डिग्री, मतलब cos 180 डिग्री। और ये तो सबको पता है cos 180 कितना होता है? -1। तो बच्चों कितना हो जाएगा? -f इंटू एम जी। ओहो, मैं क्या ही लिख रहा हूँ, क्या खतरनाक हम बात किए हैं। बहुत अच्छे, दुनिया हिल गया। तो साला दोनों फोर्स लगा दिया जी, बेवकूफ़ी हो गया, है ना? खतरनाक है ना? चलो बहुत अच्छे, इसको बोलते हैं ब्लंडर। एम जी नीचे की ओर लग रहा है ना जी, और एच कितना हो गया? ऊपर की ओर, है ना? तो एम जी फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट डॉट। अब हम लोग लिख सकते हैं एम जी इंटू आपका जो है एच और एक cos 180 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं। cos 180 हो गया माइनस, तो कितना वर्क हो गया? बाय द ग्रेविटी एम जी एच हो गया।
जो कि कितना हो जाएगा आपका 10 केजी था ना, 5 केजी था, नहीं 10 केजी था, 5 मीटर था, 10 100 टाइम्स 5 माइनस 500 जूल हुआ। अरे यार ये तो बस इसका नेगेटिव और कुछ तो खास है नहीं, दिस इज जस्ट नेगेटिव। मतलब कि वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर वाज पॉजिटिव, बट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज हाउ मच, माइनस 500 जूल। मतलब कि ग्रेविटी ना एनर्जी को ले रहा है। अच्छा जी, इसका मतलब तो एनर्जी लिया तो कहां गया, इसमें स्टोर हो गया, है ना जी। तो इतना बात अपने क्लियर हो गया कि भैया वर्क डन बाय द ग्रेविटी इस केस में नेगेटिव होगा। अगर वही चीज अगर ब्लॉक ऊपर से नीचे आता है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज इन दैट केस ग्रेविटी का जो फोर्स है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, तो बोथ इज गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन। तो बच्चे ये हो गया। इस केस में देखोगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना, इसमें भी जीरो होगा, क्योंकि यहां से यहां पे जाने में डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ग्रेविटी नीचे की ओर है, एंगल 90 है, तो उस केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी जीरो ही होगा। ऑल गुड, बहुत अच्छे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन फ्रिक्शन को लगा कर करते हैं ना। ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, इसमें 2-3 चीजें हमने डिस्कस करा था, दैट इज द रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन बिन लिटिल लॉन्गर। फिर कोई नहीं, अच्छी बात है। लेट्स सपोज कि एक ब्लॉक है दैट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पे फ्रिक्शन मान लो 0.1, इसका मास मान लो जी 5 केजी का, ये ब्लॉक है और ग्राउंड पे रखा हुआ है ऑन द रफ सरफेस। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स नथिंग इज गोना बी हैपनिंग, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी इसको वापस पुल कर लेगा, वैसा कुछ नहीं है ना। इस पे एक फोर्स लगा दो, चलो हॉरिजॉन्टल सिंपल लगाते हैं, क्योंकि आपको अगर एंगल पे भी देते हैं तो आपको इतना पता हो गया होगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। अगर हम फोर्स लगाते हैं, कुछ 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो, है ना जी, तो इस ब्लॉक को मूव करेगा, इस ब्लॉक को वो मूव कर रहा होगा। अगर मैं पूछूं कि भैया इस फोर्स ने इस ब्लॉक को, अब चलो कुछ मूव कर दिया, ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि 2 सेकंड में कितना काम करेगा, वो सब निकाल सकते हैं। चलो लिख लेते हैं ना, चलो फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड, है ना। तो इससे हमारा ग्रेविटी सॉरी फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा और काम वाम करने का जो भी है वो भी हो जाएगा। एक सिंपल सी बात, इस ब्लॉक के द मोमेंट आई अप्लाई अ फोर्स इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन, एक फ्रिक्शन डेवलप होगा दैट इज गोना बी दिस डायरेक्शन। इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, नहीं तो फ्रिक्शन का लेसन देख लो, समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक अपना mg हो गया डाउनवर्ड, और एक अपना गोना बी नॉर्मल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन तो नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी mg, तो विच इज इक्वल टू हाउ मच 50, आपका नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन का हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। चलो अच्छी बात है। तो अच्छा फोर्स को कुछ कम कर दो, तो ज्यादा फोर्स है उड़ने लग जाएगा ना, तो 20 न्यूटन कर दो ना, बहुत है ना जी, ठीक है। अब देखो द मोमेंट द ब्लॉक इज अप्लाइड विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे की ओर काम करेगा, तो नेट ड्राइविंग फोर्स वुड क्रिएट एन एक्सेलरेशन ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट शुड बी अलोंग द राइट हैंड साइड, क्योंकि अपने को फोर्स से ज्यादा लग रहा है फ्रिक्शन से, नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो पहले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एंड स्टैटिक दोनों सेम मैंने माना है, 0.1 को हम मान के चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा जी, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी हाउ मच, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू आपका कितना हो गया 0.1, नॉर्मल कितना है 50, तो आपका हो गया 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज कर रहा होगा। तो नेट फोर्स राइट में कितना हो जाएगा, जो ड्राइविंग फोर्स होगा, इफ ड्राइविंग फोर्स होगा आपका वो हो जाएगा 20 माइनस 5, दैट इज गोना बी 15 न्यूटन का जो फोर्स बच्चों इस पर लगा रहा होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट वुड क्रिएट एन एक्सेलरेशन, वो कितना हो जाएगा 15/5, दैट इज गोना बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। मेरे को इससे कोई मतलब है नहीं, तो हम क्यों ही फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो ये निकालना कि भैया 2 सेकंड में जो ब्लॉक कितना मूव कर जाएगा, और उसके लिए ये निकालना मेरे को जरूरी है। स्टार्टिंग विद द रेस्ट एट टाइम t is equals to 0, the body is at rest, ऐसा हम मानकर इसको चलते हैं। तो इस एक्सेलरेशन से 2 सेकंड में बॉडी कितना मूव कर जाएगा वो निकालना मेरा दूसरा काम है, देखिए हम फटाफट कर लेते हैं। इस कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u इज 0, तो हाफ एटी स्क्वायर हो गया, हाफ इंटू a कितना हो गया 3t हो गया 2 स्क्वायर 4, तो बच्चों कितना हो गया 6 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर लिया 2 सेकंड में। तो ये सब काम तो हमारा फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स का यूज है। जो वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। फटाफट नोट डाउन करो, तब तक मैं इस पार्ट को थोड़ा साफ कर लेता हूँ जी, है ना।
बहुत अच्छे, आप उसको नोट कर लो। मीनवाइल आई एम गोना क्लियर दिस। ये भैया आपका हो गया बोर्ड साफ। चलो जी। एरियल सफाई हमने कर लिया। ऐसे सर्फ एक्सल वाले बोलते हैं दाग गंदे हैं, बट गंदे दाग में हम लोग इसको लिख सकते हैं नहीं। चलो जी, अच्छी बात है। तो हम लोग अब करते हैं कि कितना काम किया गया। वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। तो वर्क डन तो निकालना कोई मुश्किल काम है नहीं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 15 न्यूटन फोर्स मत लगा देना कि सर 15 टाइम्स 6 कर देंगे तो 90 जूल हो जाएगा ना जी ना। मेरे को इस फोर्स ने कितना काम किया वो देखना है। तो वर्क डन बाय द फोर्स, इसको लिख लेते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स इज गोइंग टू बी 20 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच 6। दोनों के बीच में एंगल 0 है तो cos 0 लिखना बार बार, कोई जरूरी नहीं। आप छोटे बच्चे हो क्या। दिस इज गोना बी हाउ मच 120 जूल का वर्क हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल था, अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन है सेकंड जो क्वेश्चन इसमें आप जो फ्रेम हो सकता है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना काम करता है हमको वो देखना है, ठीक है जी। तो फ्रिक्शन क्या काम करेगा बच्चों, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर है, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ओके, सो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन शुड बी, आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना निकला था हम लोग का 5 न्यूटन है ना। फ्रिक्शन फोर्सेस, अरे यार तो गंदा ही कर दिया मैंने, इसमें सारा कंट्रोल जेड भी नहीं होता है, चलो कोई नहीं, ऐसे है ना 5 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 5, जो डिस्प्लेसमेंट कितना है 6, और cos 180 तो माइनस लगा दो, मतलब कि ये काम करेगा -30 जूल। अरे साला ये क्या हो गया जी, इधर से काम कितना 120 किया और ये -30 किया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। उस पर 2 फोर्स काम कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो टोटल वर्क डन हो गया बच्चों इतना हो गया। इसमें हीट वीट लॉस होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन हर एक केस में हीट जनरेट नहीं करता है, कुछ केसेस में करता है ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन हर एक केस में हीट ही डेवलप करे, वैसा भी कोई जरूरी नहीं है जी। एनीवेज ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, सिंपल था। चलो कुछ और सवाल करते हैं। एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, अभी कांस्टेंट फोर्स पे ही रखते हैं। अगर सपोज कि एक फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है विच इज इन द वेक्टर फॉर्म दे रखा हमने 3i + 2j + 2k ना, तो 3i + 2j + 2k है ना, ऐसा फोर्स है। और इसने एक ब्लॉक को मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज गिवन एज -i कैप + j कैप, और ये बच्चे हो गया -2k कैप, और जो पॉइंट बी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है इट इज i कैप - j कैप, और ये +3k कैप मैंने ऐसा रखा है। बहुत अच्छे, आपको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। आप इसको करो, आप वो काम करो, तब तक मैं बोर्ड क्लीन करने वाला काम करता हूं। हम दोनों कुछ न कुछ काम में एंगेज ही रहेंगे, ठीक है जी। हम और आप किसी न किसी काम में एंगेज रहेंगे फॉर अनदर फ्यू मिनट्स। जब तक आप हम दोनों साथ में हैं हम लोग काम करते रहेंगे। विदाउट वर्क कुछ नहीं होता है जी बच्चे, काम तो करना ही पड़ेगा। आपका पढ़ने का काम है, मेरा पढ़ाने का काम है, दोनों को अपना अपना काम करना है, सही तरीके से करना है, तो आप सक्सेस करोगे और इधर आपके साथ साथ हम भी सक्सेस करेंगे, ठीक है जी। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम अपना काम सही तरीके से करें। आपका काम आपको फायदे देंगे, मेरा काम मुझे फायदा देगा। माई वर्क, माई एफर्ट्स गोना बेनिफिट मी, योर एफर्ट्स एंड योर एनर्जी वुड बेनिफिट यू। ए सिंपल द बेसिक थ्योरी ऑफ लाइफ है ना, अच्छी बात है। फटाफट निकालते हैं। वर्क डन इज गोना बी F.S। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को पता नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, हम उसको वेक्टर फॉर्म में ही रखेंगे। और आई एम श्योर आपको पता है कि अगर बॉडी ए से बी मूव कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, अगर वो ए से बी मूव करता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना बिल्कुल आता है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, वो कितना हो गया बच्चों, b माइनस से 1 माइनस ऑफ -1 तो हो गया 2i कैप, -1 माइनस तो हो गया आपका -2j कैप, 3 माइनस ऑफ -2 हो गया बच्चों 5k कैप। फोर्स दे रखा है, अब डॉट प्रोडक्ट निकालना कौन सा मुश्किल काम है,
ये तो आप ऐसे भी कर दोगे बहुत मजे में, आराम से आप इसको कर ही लोगे, हम श्योर आपने कर रखा होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस, मैं सीधा कर लेता हूँ, 3 times 2 6, 2 minus 2 minus 4, 2 5 10। तो बच्चों आपका जो वर्क हो गया वो इतना जूल हो गया, कितना हो गया 16 minus 4 हो गया ना, आपका हो गया 12 जूल का वर्क इस फोर्स ने किया। कोई बात नहीं, करने दो, अपने को किया है ना, अपने को तो सॉल्व करने से मतलब है जी, है ना। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, जो मुझे अच्छा लगा, सोचा आपके साथ इसको शेयर करो। तो एक हमारा एक और क्वेश्चन है, लेट्स सपोज नंबर 4 से हमारे पास जो फोर्स है बच्चों, इसमें मल्टीपल फोर्सेस है। F1 जो कि मैंने दे रखा है 2 - 3 + 2, 2i - 3j + 2k कैप, और जो हमारा सेकेंड फोर्स है दैट इज i कैप + j कैप - k कैप, है ना, ये हो गया -k कैप। और जो आपका थर्ड फोर्स है F3, उसने दे रखा है 3i कैप + j कैप - 2k कैप, है ना। So under the influence of these forces, let's say a body under the influence of these forces, a body moved from A to B and then from B to C. Body moved from A to B and then to C. A से B गया और B से C गया। Coordinates of ABC is given. हमने coordinates of A मान रखा है 1 - 1, 2, और B हमने मान रखा है J -1 - 3, सॉरी इसको -1 हमने रखा है, और ये 3, और जो C का कोऑर्डिनेट है बच्चों दैट इज 2 2 0, 2 0। फाइंड द वर्क डन बाय दीज कंबाइंड फोर्सेस, है ना जी। A to B गया, B to C गया, इसको ट्राई करो, तब तक मैं इधर क्लीन कर लेता हूं, है ना। आप उसको ट्राई करो, फाइंड द वर्क डन, हम लोग इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो भैया कितना हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात इसमें भी तो होनी नहीं चाहिए। पहले तो एक काम करो, फटाफट सारे फोर्स को निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो। तो जो आपका नेट फोर्स होगा दैट इज गोना बी F1 + F2 + F3, है ना, ये आपका नेट फोर्स हो गया। तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1 6 आई कैप, और आपका क्या हो गया जी -3, और ये +2 -j, और आपका हो गया 2 कैंसिल -k, है ना जी। इतना हो गया आपका नेट फोर्स, करेक्ट है जी। आपका नेट फोर्स हो गया इतना, है ना। ए से बी गया, ए बी का वेक्टर निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी निकाल लो, है ना। ए बी कितना हो जाएगा A to B, है ना, A to B माइनस ऑफ दिस -2i कैप माइनस ये गया 0j कैप, 3 -2 प्लस k कैप। BC निकाल लो, BC कितना हो गया जी 2 - 1 3i कैप हो गया बच्चों, 2 ये भी 3i कैप हो गया, j कैप हो गया, क्या बात है, और आपको हो गया -3 कैप, है ना। तो A to B, B to C अपने को निकल गया। तो पहले तो वर्क डन निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो जाएगा, यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट है ना। चलो फटाफट कर लो इसको, फटाफट कर लो, या फिर सीधा निकाल सकते थे ना, A to C निकालो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। चलो ट्राई इट आउट, ओके जी कर लो। तो एक काम कर सकते हो सीधा ना, कि हम A to B, B to C क्यों निकाल रहे हैं, हम इतना टाइम पास क्यों ही कर रहे हैं, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, A to C निकाल लेंगे, करेक्ट है ना जी। क्योंकि मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि जा रहा बॉडी A to B, B to C, तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल नहीं करने वाले हैं ना, सीधा निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। AC कितना हो गया बच्चों 2 - 1 i कैप, 2 माइनस ऑफ दिस 3j कैप, और 0 to -2 -2k कैप, है ना, बड़ा सिंपल सा बात है। और आपका नेट फोर्स इतना हो गया जी। तो जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन शुड बी F डॉट S, तो आपका 6, मैं इसको लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं आपके लिए। ये हो गया टिक 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 आई कैप 3j कैप -2k कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 × 1 = 6, थिंग थिंग थिंग,
आपको हो गया -3 टिंग 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 +2 है ना जी, कितना हो गया 5 जूल है ना, 5 जूल का काम किया गया। द वर्क डन इज 5 जूल ओवर हियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं ना जी। तो ये हो गया आपका जूल, ठीक है। इसमें तो कोई, चलो ठीक है, कहाँ गया? ओके, चलो एक थोड़ा हम लोग ना वेरिएबल फोर्स का कर लेते हैं। बाकी वेरिएबल फोर्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको अगले क्लास में उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो आपका इसको हटा लो यार, ये तो बॉडी मूव कर जाता है, प्रॉब्लम। ओके कोई नहीं, हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम होता है एंड वी हैव टू फिगर इट आउट, फिगर द सोल्यूशन। उसके सोल्यूशंस को अपने को हमेशा फिगर आउट करना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो भैया जो क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको अंडर अ फोर्स हमने मूव किया है ना जी। तो फोर्स आपको लगा देते हैं, फोर्स इज गिवन एज 6x i कैप और प्लस 2y j कैप है ना, 2y j कैप है। सो दिस फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए, जिसका हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया है 3i cap plus 8j cap, and the point B where the body goes to is, let's suppose, 5i cap minus 4j cap है ना जी। हमने ऐसा कुछ मान लिया है और ये फोर्स है। अब आपको बोलना है, पता करना सॉरी, कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अच्छा एक बात बताओ फटाफट, एक कांस्टेंट फोर्स है वेरिएबल फोर्स है? सच बताओ, लिख के बताओ है ना, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अगर आप बोलते हो कांस्टेंट तो आपका जवाब गलत है। रीजन इज कि इसमें ना x के साथ फोर्स चेंज करेगा एज वेल एज y भी चेंज होगा तो भी फोर्स चेंज करेगा। इट मीन्स ये वेरिएबल फोर्स का केस है, एक कांस्टेंट फोर्स का केस नहीं है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो पहले तो r वेक्टर निकाल लो। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया जी, a से b गया है ना, a टू b, तो 5 - 3 2i कैप माइनस कितना हो गया जी 12j कैप है ना जी। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। बट क्या एक काम करेगा? डू वी नीड दिस? अब नहीं, इसमें ये जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्स और वाई में वेरिएबल्स है। तो ऐसे केसेस में अगर मेरे को वर्क निकालना है, तो आई हैव टू डू एफ डॉट डी एस। हाँ ऐसा नहीं कि इसका जरूरत नहीं है, बट इसका मेरे को कुछ खास जरूरत है नहीं। अच्छा तो फोर्स कितना देखो कैसे, व्हाई आई एम सेइंग दैट फोर्स इज हाउ मच 6x i कैप प्लस 2y j कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ मेरे को पता है ऐसे है, हाँ तो इसको भी डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। बट इसका एक और तरीका देखो, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं dx और dy के टर्म्स में ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं क्या dx और dy के टर्म में? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और फिर हम लोग उसके लिमिट्स को लगा दें, कहां से कहां तक, x चेंजेस फ्रॉम 3 to 5 है ना, और y कहां से कहां चेंज कर रहा है 8 to -4। समझ में आ रही बात है ना? व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेंगे और इसको ले सकते हैं dx i कैप और dy j कैप, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है जी। तो और इन दोनों का क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये लो डॉट ले लो, खुश, बहुत अच्छे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो जी, तो क्या हो गया आपका 6x dx लिमिट 3 to 5, 3 था a और एक 5 प्लस 2y dy है ना, 2y dy लिमिट कहां से कहां गया बच्चों 8 to -4। याद रखना इस बात को, उल्टा पुल्टा न कर दियो कि सर माइनस से उसको नीचे करते हैं, ऐसा मत करना आप है ना। तो चलो इसका क्या हो गया 6x स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 3 हो गया, तो 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैल्यूज पुट कर दो 3 to 5, और यहाँ पर कितना हो गया 2y स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ हो गया बच्चों 8 to -4।
कोई दिक्कत? चलो पुट कर देते हैं 25 माइनस 9 16 टाइम्स ऑफ 3 इज 48 है ना, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं? अच्छी बात, गुड गुड गुड। चलो वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर 64 माइनस 16 माइनस 64 हो गया आपका, तो ओहो ये तो माइनस आ जाएगा ना जी, कोई बात नहीं। तो 64 माइनस 16 आपको आ जाएगा 48 विथ माइनस साइन है ना जी, उस साला तो जीरो हो गया। मीन्स नेट वर्क डन हैज टू बी जीरो। कोई दिक्कत है? नहीं ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऑल गुड, ठीक है जी। तो दिस इज द केस ऑफ द वेरिएबल फोर्स, जहाँ पे हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो हम लोग सिंपल ऐसे करेंगे कि आई एम गोना फाइंड द इंटीग्रेशन को कॉन्सेप्ट यूज करके वी गोना पुट द लिमिट्स जहाँ से जहाँ वो चेंज कर रहा है। इसमें बहुत केसेस है, आप देखते जाओ, हम आपके साथ कितना क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें हम लोग साथ में करेंगे जी, ठीक है। चलो तो वी कैन स्टॉप हियर ओनली, और हम लोग थर्ड वीडियो में इसके बाद मिलते हैं। वहाँ पे आई एम गोना गिव यू मोर क्वेश्चंस। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरी के नजदीक पहुंच गए, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडीिंग, एंड इफ यू डू लाइक माय वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है जी। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।